नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। एक बार कंफर्म करा दीजिए कि वॉइस आ रही है या नहीं आ रही है आपको, उसके बाद आगे देखते हैं। वॉइस क्लियर है बच्चा? एक बार क्लियर बता दीजिए, वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अपने क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, एक रिलेटेड टू एग्रीकल्चर आज हमारा टॉपिक है और ये जनरल एग्रीकल्चर का लास्ट टॉपिक है हमारा, जो बुक के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे थे। ठीक है, लगभग 23 लेक्चर्स हमने कवर किए जनरल एग्रीकल्चर में, इतना कोई पेड कोर्स में भी नहीं करता। ठीक है, तो एक्ट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर में हम बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले जो एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्ट है, वन बाय वन सब डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पे बात करता हूँ ARDC एक्ट। ARDC एक्ट का मतलब क्या है? ARDC का मतलब होता है एग्रीकल्चर रीफाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, क्या है इसका फुल फॉर्म? क्या है? एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक्ट। ठीक है, देखो ये जब बना था ना बच्चा, ये जब लॉन्च हुआ था तब इसका नाम कुछ और था, ये समझ लेना। ये कब बना है? ये बना है 1963 में। 1963 में ये बना है। दैट टाइम इसका जो नाम था वो ARC था। क्या था? ARC मतलब एग्रीकल्चर रीफाइनेंस कॉरपोरेशन नाम था। ठीक है, अरे ठीक है यार अजय राज चाहर जी, ठीक है। अभी व्यूज़ भी आना शुरू हो जाएंगे जब हम एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस और उन सब चीज़ों पे जाना शुरू करेंगे, तब व्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अभी जनरल पार्ट चल रहा है और जनरल पार्ट ऐसा लगता है सबको कि हम सबको आता है, हम सबका पढ़ा हुआ है, इस वजह से ऐसा लगता है कि व्यूज़ नहीं आते और कोई फ़र्क नहीं पड़ता व्यूज़ से। 10 लोग भी देख रहे हैं और 10 लोग के काम की चीज़ें हैं, तो इतना सफिशिएंट है मेरे लिए। ठीक है, एक बार सिर्फ इतना कंफर्म करा दीजिए कि वॉइस प्रॉपर आ रही है नहीं आ रही। ठीक है, वॉइस प्रॉपर आ रही कि नहीं आ रही है। चलिए, तो एग्रीकल्चर रिफाइनेंस कॉरपोरेशन नाम था इसका 1963 में। इसका नाम जो चेंज हुआ ना बच्चा, इसका जो नाम चेंज हुआ, ठीक है, ये नाम का जो चेंजेस हुआ है ये हुआ है 1975 में। 1975 में इसका नाम ARDC किया गया। क्या किया गया? ARDC एक्ट किया गया। पहले ARC था। इतनी डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, बट थोड़ी सी चीज़ें नॉलेज के लिए पढ़ लो, बाकी इतना डिटेल में कोई नहीं पूछेगा कि नाम कब चेंज किया गया। बस ये पूछेगा कि ARDC एक्ट फुल फॉर्म क्या होता है या कब एक्ट आया था। और इसी ARDC एक्ट को, ये जनरली क्या होती है? रिफाइनेंसिंग एजेंसी होती है। क्या होता है? रिफाइनेंस एजेंसी, एक तरह की एजेंसी है ये। रिफाइनेंस एजेंसी रिफाइनेंस का काम करती है। जनरली क्या देती है ये? मिड टर्म और लॉन्ग टर्म लोन फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए जो मध्यम अवधि वाला और दीर्घ अवधि वाला जो लोन होता है, ऋण होता है, कर्ज होता है, वो देने का काम था इसका, रिफाइनेंस करने का। जब से 1982 में क्या आया हमारा? नाबार्ड। क्या आया? नाबार्ड। तो इस एजेंसी को, या इस जो हमारी फाइनेंसिंग एजेंसी, तो इसको इसके अंदर मर्ज कर दिया गया। ठीक है, 1982 में नाबार्ड के अंदर इसको मिला दिया गया। और ये जो ARDC एक्ट आया है, ये आया RBI के द्वारा, याद रखना। ठीक है, RBI इसको लेके आया है। ARDC एक्ट को RBI लेके आया और RBI के कहने पर ही इसको, जब से नाबार्ड बना है, नाबार्ड के साथ इसको मिला दिया गया। ठीक है, आ रही है सर, ओके, ठीक है, नाबार्ड के साथ इसको मिला दिया गया है। क्लियर है? ये ARDC एक्ट जो है, क्लियर हो गया आपको कि ARDC एक्ट क्या होता है? ये आपने नाबार्ड के साथ जरूर पढ़ा होगा, लेकिन ये कब बना, कैसे बना, कब इसको नाबार्ड के अंदर मिलाया गया, ये एक्ट अलग से बुक में दिया हुआ है, तो इसको मैंने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। बाकी इतना एक्ट के सारे एक्ट को हम इतना डिस्कस नहीं करना है, सिर्फ हमें एक्ट के बारे में ये पढ़ना है कि एक्ट कब आया है, बेसिक चीज़ इसका काम क्या है, बस इतना हमें समझना है। क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन, वैसे तो एक्ट डायरेक्ट पूछा जाता है कि एक्ट कब आया हुआ है, ठीक है, ये रूल कब आया, ये ऑर्डर कब आया, इतना ही पूछा जाता है। अगर डिटेल आता है तो हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, ये ARDC एक्ट पर हो गया। ARDC एक्ट के बाद आता है हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट। क्या आता है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट। ये इसको जनरली ब्रैकेट में ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट भी बोल देते हैं, जिसको हम एक बार बोलते हैं। ये आया था 1937 में। और ये जो बच्चा है ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो एक्ट है, ये फर्स्ट लेजिस्लेटिव एक्ट है। फर्स्ट लेजिस्लेटिव एक्ट था। ठीक है, मतलब ये फर्स्ट लेजिस्लेटिव
जो है बोल सकता है फर्स्ट लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन कर लो, लेशन, ये फर्स्ट लेजिस्लेशन मतलब पहला कानून था जो किसके लिए था, ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग के लिए था, ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग, ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग के लिए बनाया गया पहला जो कानून था वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट था जो 1937 में बनाया गया। क्लियर है, ये याद रख लेना, ये 1937 में बनाया गया था, पहला कानून था, ये आपको याद रखना, किसके लिए, ग्रेडिंग और इसके लिए बनाया गया पहला ये कानून था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप बायोडाइवर्सिटी एक्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट जो एक्ट है वो क्या है, बायोडाइवर्सिटी, इसके बारे में आप अच्छे से जानते हो बायोडाइवर्सिटी एक्ट क्या होता है और क्या काम करता है। ये आया 2002 में। देखो बड़ी बड़ी एग्जामों में डायरेक्ट एक्ट पूछे हुए हैं कि कौन सा एक्ट कब आया हुआ है, डायरेक्ट पूछा हुआ है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब भी सीधा सा है, जैव विविधता होता है, जैव विविधता अधिनियम। अब नाम ही है जैव विविधता, मतलब जो भी हमारी बायोलॉजिकल जो विविधता है, जैसे कि कई भी सारे पौधे हैं, प्लांट है, जीव जंतु, बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको बचाना, इसको संरक्षण देना, इनको बचा के रखना, इनको विलुप्त होने से रोकना कि ये पूरी तरीके से ख़त्म ना हो जाए, है ना। कहते हैं डायनासोर थे पहले, विलुप्त हो गए, तो जो कई सारे प्लांट है जो अब दिखने नहीं है, कई सारी चिड़िया जो दिखना बंद हो गई है, विलुप्त हो रही है, तो इनको प्रोटेक्ट करना, इनको कंजर्व करना ही क्या था, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 इसके लिए बनाया गया था। ठीक है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट भी पूछा जाए तो 2002 ही आपको यहाँ पर करना है। क्लियर है, तो ये बायोडाइवर्सिटी एक्ट के बारे में है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जितनी भी हमारी डाइवर्सिटी है उसको रोकना है यहाँ पर। ठीक है, इनको रोकना। नेक्स्ट बात करेंगे हम BIS एक्ट। BIS एक्ट जो है ये आया था 1986 में। ठीक है, BIS एक्ट जो है 1986 में आया था। इसका मतलब क्या है, BIS एक्ट का सीधा सा मतलब होता है इंडियन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। क्या है इसका फुल फॉर्म, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड। अब नाम से आप समझ जाओ क्या है, ब्यूरो है इंडियन स्टैंडर्ड्स के लिए। मतलब ये क्या काम करता है, ये क्वालिटी सर्टिफिकेशन पे काम करता है, स्टैंडर्डाइजेशन, मार्किंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन। ठीक है, आपने देखा होगा कोई भी स्टैंडर्डाइजेशन, मार्किंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन, क्या आ जाएगा, क्वालिटी सर्टिफिकेशन। मतलब क्या है बच्चा, मतलब इसका ये है कि जैसे मान लो कोई भी चीज़ पैकेजिंग हुआ आती है तो वहाँ पर आपको इंडियन स्टैंडर्ड का जो सिंबल देखने को मिल जाता है। मतलब कि यह है कि ये पूरी तरीके से स्टैंडर्डाइज की हुई है, सर्टिफाइड है, इसकी क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है, पूरी तरीके से ये सर्टिफाइड है। तो ये जो BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसको इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट भी बोला जाता है, 1986 में एक्ट आया था। इसका सीधा सा काम है कि जो भी हमारी क्वालिटी से रिलेटेड मार्किंग है, स्टैंडर्डाइजेशन है, जो भी कानून है, जो भी मानक है, उसको मेंटेन करके रखना, तभी स्टैंडर्डाइजेशन के बाद ही पास होता है। ISI या BIS जो है, कई सारे आपको पैकेजिंग प्रोडक्ट पर या पैकेजिंग कई सारे जो है आपको देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर इसके सिम्बॉल्स बने हुए रहते हैं। ठीक है, ये BIS की बात हो गई। BIS के बाद हम बात करते हैं कॉपीराइट एक्ट। नेक्स्ट क्या है, कॉपीराइट एक्ट। कॉपीराइट एक्ट, देखो कॉपीराइट एक्ट के बारे में आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं, है ना। कई सारे लोग जो है यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, तो मान लो किसी और का कंटेंट उठा के डाल दिया तो सीधे से कॉपीराइट स्ट्राइक वो दे सकते हैं। मतलब जैसे मान लो मेरा अगर ये वीडियो है, मेरे यूट्यूब के कई सारे वीडियो, मैं आपको बता दूं कई सारे ऐसे चैनल हैं जहाँ पर मेरे वीडियो की सिर्फ ऑडियो क्लिप डली हुई है। ठीक है, अभी मैं देखूंगा मेरे जो मैं अब जाऊँगा ना यहाँ पर कॉपीराइट वाले सेक्शन में, तो 3-4 वीडियो है जो किसी और चैनल पर मेरी डली हुई है। मैं चाहूँ तो उस पर कॉपीराइट दे सकता हूँ, पर ठीक है ना, उसने डाली है तो उसके चैनल के थ्रू मेरी मार्केटिंग हो रही है, तो मुझे वो कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन लगेगा उस दिन देखेंगे। तो मैं चाहूँ तो उस पर कॉपीराइट एक्ट लगा सकता हूँ भाई, कि वो मेरा जो है प्रोडक्ट है, मेरा कंटेंट है, मेरी चीज़ें हैं, मेरी चीज़ों को आप सेम टू सेम डिक्टो कॉपी करके नहीं डाल सकते, आपको चेंजेस करने पड़ेंगे उसके, तब डाल सकते हो। तो कॉपीराइट एक्ट बनाया गया था उसके लिए, ये कब था, 1957 में। ठीक है, कॉपीराइट एक्ट कब आया था, 1957 में ये आया था। अब इसका सीधा सा मतलब क्या होता है बच्चा, इसका सीधा सा मतलब यही है कि जो भी हमारी चीज़ें हैं वो डिक्टो कॉपी करने का राइट्स आपको नहीं है। ठीक है, मान लो मेरा जो अगर नोट्स है तो उसको डिक्टो आप कॉपी करके बेच नहीं सकते, सेल नहीं कर सकते। अब जितनी भी बुक्स है या नोट्स है उसमें पहले लिखा रहता है अंडर द कॉपीराइट एक्ट 2020 या 2030 या 2024, इस तरीके से लिखा हुआ मिलता है। क्यों, क्योंकि तब से हमने कॉपीराइट ले रखा है।
आप हमारा कंटेंट एज इट इज़ कॉपी करके नहीं बेच सकते, ठीक है, ना ही कॉपी कर सकते हैं, ना ही शेयर कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपने बुकों में देखा होगा। ये जब लागू कब हुआ था, ये जनवरी 1958 में लागू हुआ था, याद रखना 1958 में लागू हुआ था, ठीक है। ये बना था 1957 में बना था, लेकिन जनवरी 1958 में लागू हुआ था। इसमें कई बार जो है अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है, 82 में, 83 में, जो है 94 में, 92 में, 94 में, 2012 में, कई बार इसके अंदर जो है चेंजेस किए गए थे कॉपीराइट एक्ट के अंदर, ठीक है। तो ये कॉपीराइट एक्ट जो है 1957 में हमें देखने को मिल जाएगा। चलिए, नाउ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। नेक्स्ट जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप समझ सकते हो, ये भी 1986 में आया हुआ है, ठीक है। कब आया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये भी 1986 में आया हुआ था, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, सीधा सा इसका सीधा सा मतलब क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का सीधा सा मतलब है, मान लो आपके साथ अगर कोई धोखाधड़ी हुई है, ठीक है, आपके साथ अगर किसी ने जालसाजी की है, धोखाधड़ी की है, तो आप कंज्यूमर फोरम में जा सकते हो और अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हो। तो आप जो कोर्ट में जाने से पहले कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हो, जहाँ पर आपकी जो जितनी भी चीज़ें हैं वो सोल्व की जा सकती है। जैसे मान लो आपने कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट या ऑनलाइन चीज़ें किसी से मंगवाई हैं, ठीक है, लेकिन वो आप तक नहीं पहुँची, आपके साथ फ्रॉड हो गया, तो आप कंज्यूमर फोरम में जाके अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। वो लाइन पर रख के आपको सारी चीज़ें वहाँ पर सोल्व करवाने का कोशिश करते हैं। जैसे मेरे फ्रेंड के साथ एक बार क्या होता, उसने कोई कोर्स मंगवाया था पेन ड्राइव के थ्रू कोई कोर्स मंगवाया था किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से या कहीं से, पता नहीं मुझे। उसके साथ प्रॉब्लम यही हुई कि उसको पेन ड्राइव मिली ही नहीं, है ना, पेन ड्राइव मिली नहीं। तो उसने फिर कंज्यूमर फोरम में ऑनलाइन जो है अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी, और उसका जो पूरा पैसा था, जितना उसने पे किया था, उसको पैसा वहाँ से रिटर्न दिया उस व्यक्ति ने जिससे उसने पेन ड्राइव परचेस की थी, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आती है जो 1986 में बना है। क्लियर है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इसको रिप्लेस किया गया, ठीक है, याद रखना, इसको रिप्लेस्ड इन 2019। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को 2019 में रिप्लेस किया गया, चेंज किया गया, बदला गया, आप बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप आ सकते हो डिपा जो है एक्ट हमारा, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट, ठीक है। डिपा क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट ऑफ एग्रीकल्चर, आप लगा सकते हो। डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट जो है ये कब आया था, ये आया था हमारा 1914 में। डिपा ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं शायद जनरल वाले पार्ट में, डिपा 1914 में आया था। अब ये डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट विनाशकारी जो पीड़क और जो कीट होते हैं उनसे बचाने के लिए एक्ट लाया गया था। मतलब क्वारंटाइन सिस्टम है कि भाई आप एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ भेज रहे हो तो इस एक्ट के अंदर से जाना पड़ेगा। मतलब आपको चीज़ें पहले क्वारंटाइन रखनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो आगे जाके प्रॉब्लम कर दे, ठीक है। चलिए, तो ये डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट 1914 में भारत के अंदर आया गया था, ठीक है। नेक्स्ट जो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये भी 1986 में आया था। आप इसको जो है सनवाइज एक साथ कर सकते हो, क्योंकि 1986 में बहुत सारे एक्ट आए हैं तो उनको एक साथ बना सकते हो, ठीक है, या फिर क्रोनोलॉजिकली भी आप यहाँ पे याद कर सकते हो। अब देखो, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो आया था, मतलब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो आया था 1986 में आया था। आपको पता है 2 और 3 दिसंबर 1984 में क्या हुआ था, भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस ट्रेजेडी, जो भी है स्पेलिंग देखना, भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। तो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी तो उसमें जो गैस निकली थी है ना, मिथाइल कार्बाइड जो गैस निकली थी, यूनिलीवर जो कंपनी थी, तो उसकी वजह से जो है काफ़ी लोग मरे भी थे। आज भी काफ़ी लोग उस चीज़ की वजह से विकलांग भी है, और उस लीक होने की वजह से इन्वायरमेंट को भी बहुत ज़्यादा क्षति पहुंची थी। तो इसको कंसर्न में रखकर इन्होंने 1986 में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया, क्योंकि ये बहुत बड़ा घटना थी, बहुत बड़ी त्रासदी थी जो भोपाल के अंदर हुई थी, जिससे इन्वायरमेंट को भी काफ़ी लॉस हुआ। तो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब इन्वायरमेंट मतलब क्या, हमारे आसपास में जो भी चीज़ें हमें दिख रही है, हरियाली है, जो भूमि है, जल है, वायु है, सबको प्रोटेक्ट करना, बचाना, पोल्यूशन से दूर रखना, उसके लिए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन 1986 में बनाया गया। तो इसको कंसर्न में रखकर किया गया था। इसके बाद ही इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है हमारा आया था, ठीक है, इसके बाद ही आया था।
नाउ द नेक्स्ट फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर क्या है? फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर। फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर। फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर बच्चा ये आया था 1985 के अंदर। कब आया? 1985 के अंदर। साउंड कम आ रहा है बच्चा, साउंड का कोई इशू हो तो बता देना बीच में, ठीक है? तो जो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर है बच्चा, ये आया था 1985 के अंदर। अब 1985 के अंदर जो ये एक्ट आया बच्चा, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, जब ये 1985 में एक्ट आया था, इसको लाया क्यों गया, मतलब इस ऑर्डर को, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर को क्यों लाया गया? आपको पता है कि आज के समय में, या 1985 के बाद की बात है, उसके पहले की बात थी, फर्टिलाइज़र पर डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा थी कि हम फर्टिलाइज़र को अननेसेसरी इतना यूज़ कर रहे थे। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, मतलब सारी चीज़, नॉट ओनली यूज़, सेल को भी कंट्रोल करना और जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको भी कंट्रोल करना, और इंडिया के अंदर फर्टिलाइज़र का जो यूज़ हो रहा है उसको भी कंट्रोल रखना। उसके लिए ये फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर बनाया गया था कि भैया आप जो सेल कर रहे हो उस पर भी, जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो उस पर भी नज़र रखना, और जो यूज़ हो रहा है इंडिया के अंदर, ठीक है, इन सब को कंट्रोल करने के लिए फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर बनाया गया, जो 1985 में बना। क्लियर है यहाँ तक की कहानी? समझ में आ रहा है? जस्ट ऑर्डर है, ऑर्डर में करना क्या है आपको, जस्ट चीज़ें समझना है कि कौन सा ऑर्डर कब यहाँ पर आया गया, ठीक है? चलिए, नाउ द नेक्स्ट वन इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आया था, और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट की बात करें, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट या फॉरेस्ट्री एक्ट जो है 1927 में आया था। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का सीधा सा मतलब है कि फॉरेस्ट वानिकी से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उसको कंजर्व करना, ठीक है? पेड़ पौधे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वनों में भी, है ना, वनों के अंदर, तो उनको प्रोटेक्ट करना, वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है या जो चीज़ें हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखना, इसका काम था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का, ठीक है? चलिए, नाउ द नेक्स्ट वन इज, अच्छा अब यहाँ तक पहुँचे हैं, एक आता हमारा इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड एक्ट। इंसेक्टिसाइड एक्ट। इंसेक्टिसाइड एक्ट भी सेम है, 1968 में आया था, और इसका काम भी सेम वैसा ही है जैसे फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर का था। इसका काम भी वैसा ही है जैसे फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर का था। फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर का काम क्या था कि भाई सेल पर, डिस्ट्रीब्यूशन पर, और जो यूज़ कर रहे हैं उस पर कंट्रोल रखना। इंसेक्टिसाइड एक्ट का भी काम क्या था, 1968 में आया था, और ये 1971 में जो है इन्फोर्स हुआ, मतलब लागू हुआ, सीड रूल बना, ऐसा बोल सकते हैं, इंसेक्टिसाइड रूल बना। तो इसके पीछे का मकसद यही था कि जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इंसेक्टिसाइड की, जो यूज़ हो रहा है, या जितनी भी चीज़ें हैं, इनको इस एक्ट के अंडर में लाना, ताकि इससे जो हम कर सके, ह्यूमन, एनिमल, इन पर जो है इनका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। सीधी सी बात है, इस एक्ट का मतलब है कि इनका एक स्टैंडर्ड डिसाइड करना, स्टैंडर्डाइजेशन करना कि कितना उसमें केमिकल होना चाहिए, वो स्टैंडर्डाइज डिसाइड करना, ताकि ह्यूमन के ऊपर, एनिमल के ऊपर, आदमी के ऊपर, मानव के ऊपर और जानवरों के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। उसके लिए इंसेक्टिसाइड एक्ट बनाया गया है। इंसेक्टिसाइड रूल जो है 1971 में आया था, ठीक है? अगर ऐसा बात करें इंसेक्टिसाइड रूल, तो ये 1971 में बना था, ठीक है? मतलब बोल सकते हैं कि जो इंसेक्टिसाइड एक आया है वो 1971 में लागू हुआ है, ठीक है? 1971 में वो लागू हुआ है। क्लियर है यहाँ तक की कहानी? चलिए इसके बाद नेशनल सीड पॉलिसी है, नेशनल वाटर पॉलिसी है। तो नेशनल सीड पॉलिसी 2002 में ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है? नेशनल सीड पॉलिसी, अच्छा पॉलिसी भी देख लो यहाँ पर, नेशनल सीड पॉलिसी ये 2002 में, ठीक है? सीड एक्ट आप लगा सकते हो, सीड एक्ट ये आया था कब हमारा, 1966 में, और सीड रूल बना था 1968 में। देखो ये सीड रूल जो है सीड एक्ट के अंदर ही आता है। सीड रूल जो है सीड एक्ट के अंदर ही आता है। सीड एक्ट क्या बोलता है, सेम चीज़ सीड के लिए, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सर्टेन सीड की जो क्वालिटी है उसके कुछ स्टैंडर्डाइज डिसाइड किए हैं कि भाई जो सीड है उसकी ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो इस एक्ट के अंदर, उसके लिए एक्ट बनाया गया है। दूसरा ये है कि इसी एक्ट के अंदर आता है सीड रूल जो 1968 में बना। इसका मतलब सीधा सा है
कि सीड के गुणवत्ता या जो उसकी जो मात्रा है उसको निर्धारित करना, उसमें कितनी क्वालिटी है वो सारी चीज़ें डिसाइड करना, ये सब कुछ जो है सीड रूल्स के अंदर दिखाया गया है। ठीक है, और जो सीड रूल के अंदर ही आप स्टेट सीड कॉरपोरेशन आपने बनाया है। नेशनल सीड कॉरपोरेशन जो है, नेशनल सीड कॉरपोरेशन ये 1963 में बना था, लेकिन सीड रूल के अंदर ये बताया गया कि जितने भी राज्य है, जितने भी स्टेट है, सब में जो एक स्टेट सीड कॉरपोरेशन होना चाहिए जो सीड पे स्टेट लेवल पर सीड का सर्टिफिकेशन कर सके और वहाँ के जो सीड है या सीड के लिए मानक निर्धारित कर सके, उसके लिए बनाया गया था। ठीक है, वॉइस अब प्रॉपर आना चाहिए, वॉइस कम आ रही है सर। अब तो प्रॉपर आ रही है शायद। चलिए एक बार चेक करो बच्चा, आवाज़ प्रॉपर आ रही है ना? वॉइस प्रॉपर आ रही है ना? चलिए अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर वाटर पॉलिसी, नेशनल वाटर पॉलिसी। नेशनल वाटर पॉलिसी ये 2002 में बनी थी और 2012 में इसके अंदर संशोधन किया गया था। ठीक है, वाटर पॉलिसी से रिलेटेड। और वाटर पॉलिसी के अंदर आप चीज़ें देखोगे, वाटर पॉलिसी के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। वाटर सेट से रिलेटेड कई सारे एक्ट हैं, कई सारे जो है कानून बने गए हैं कि पानी जो है, वाटर जो है, उसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं, उसका कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ड्रिंकिंग वाटर में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, सिंचाई में मतलब इरिगेशन में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है ना, रूप टॉप हार्वेस्टिंग या रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, छतों पर रूप टॉप बनाकर भी रेन को हार्वेस्ट कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सारे चीज़ें हैं जिनको हम जो है वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, वाटर को बचा सकते हैं, इस पॉलिसी के अंदर बताया गया है। ठीक है, तो नेशनल वाटर पॉलिसी 2002-2012 में इसमें संशोधन किया गया था। ठीक है, 2012 के अंदर इसके अंदर संशोधन किया गया था। ठीक है बच्चा, अब आपका बचता है एक PPV&FR फार्मर राइट्स एक्ट जो 2001 के अंदर आया था। क्या है ये? प्लांट प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी, प्लांट प्रोटेक्शन वेराइटी एंड फार्मर राइट एक्ट। ठीक है, प्लांट प्रोटेक्शन वेराइटीज़ एंड फार्मर राइट एक्ट ये 2001 में आया था और इसी से संबंधित एक अथॉरिटी बनाई गई थी। अथॉरिटी ये कब बनाई गई थी? 2005 में, याद रखना। अथॉरिटी कब बनी थी? 2005 में। एक कब आया था? 2001 में। कंफ्यूज होते हैं बच्चे अक्सर। अब यहाँ पर एक चीज़ आप समझना, देखो ये इसका मतलब क्या था। देखो एक तो प्लांट वेराइटी से बात की गई, यहाँ पर प्लांट वेराइटीज़, ये प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी होगा। ठीक है, सीधा करना, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी, तो प्लांट वेराइटी हो गया। दूसरा जो फार्मर के राइट्स हैं, अरे जी फार्मर के राइट्स हैं, और जो ब्रीडर के राइट्स हैं, ब्रीडर के जो राइट्स हैं इनको देखो प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है यहाँ पर, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी और फार्मर राइट्स एक्ट। तो प्लांट वेराइटी को प्रोटेक्ट करना, फार्मर्स के जो राइट है, किसान के जो अधिकार है उनको प्रोटेक्ट करना, और जो प्रजनक है, ब्रीडर है, उनके जो अधिकार है उनको प्रोटेक्ट करना, उसके लिए प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर राइट एक्ट 2001 में बनाया गया और उसकी अथॉरिटी जो है 2005 में बनाई गई। अभिनव कुमार, जनरल एग्रीकल्चर की आज लास्ट क्लास है। अगर आप बुकों में देखोगे, तीनों बुक मिला के, अरुण कात्या, निम्रा सुंडा, आर के शर्मा, तो हमने सारा कवर कर लिया है। लगभग 23 क्लास है सारा एग्रीकल्चर। इतना पेड कोर्स में भी शायद मैंने भी नहीं पढ़ाया होगा जितना सब कुछ मैंने ये आपको फ्री सीरीज में पढ़ा दिया है। ठीक है, कुछ क्लास मैंने रिकॉर्डेड डाली थी तो वो भी आपकी बुक के अंदर सारा कवर हो जाता है उससे भी। ठीक है, तो वो चीज़ें आप देखने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ऑलरेडी सारी चीज़ें कवर्ड है। तो आज लास्ट लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर से हम एग्रोनॉमी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? एग्रोनॉमी पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर से। क्लियर है? तो प्लांट वेराइटी, फार्मर के जो अधिकार हैं और जो ब्रीडर के अधिकार हैं उनको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, नाउ द लास्ट वन आप बात कर सकते हो, वेयर हाउस कॉरपोरेशन एक्ट जो है 1962 में आया था। ठीक है, वेयर हाउस कॉरपोरेशन एक्ट ये 1962 में बना था। ठीक है, क्या है? वेयर हाउस कॉरपोरेशन एक्ट ये कब बना था? 1962 में। इसका क्या कॉन्सेप्ट था? सीधा साधा अब देखो, सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन कब आया?
सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन, ये आया था 1957 में। ठीक है, ये सेंट्रल आया। और इसके अलावा स्टेट में भी कई सारे वेयर हाउस कॉरपोरेशन है। हर स्टेट में वेयर हाउस कॉरपोरेशन है, स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन भी है। तो इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन करने के लिए एक्ट बनाया गया। ठीक है, इन दोनों के लिए कोऑर्डिनेशन करने के लिए जो एक्ट बनाया गया 1962 में आया था। नेक्स्ट वन जो है आप देखोगे वाइल्ड लाइफ जो है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 में आया था, ये पढ़ लेना। ठीक है, वाइल्ड लाइफ एक्ट या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 में आया। एक आपका आ जाएगा प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, लास्ट वन, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, ये 1955 में आया था। ये आप हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड बोल सकते हो कि प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। एडल्ट्रेशन का मतलब होता है उसमें चेंजेस करना, एडल्ट्रेशन का मतलब होता है बदलाव करना। तो फूड के अंदर बदलाव करने को रोकना, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। तो जो हमारा फूड है, अनाज है, खाद्यान्न है, उसके अंदर बदलाव जो हो रहे हैं उनके प्रिवेंशन के लिए जो एक्ट बनाया गया 1955 में वो। ठीक है, तो प्रिवेंशन ऑफ फूड प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1955 में आया। इसके अलावा अगर आप बुक में देखोगे तो आपको और कई सारे एक्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको मेजर जो एक्ट हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और जो पूछे जा सकते हैं, जिनका हर जगह जिक्र होता है, जब भी आप आगे स्टडी करोगे तो आपको ये एक्ट फिर से दोबारा देखने को मिल जाएंगे जब भी हम आगे पढ़ेंगे। जैसे डीपा मिल जाएगा आपको, इंटोमोलॉजी में आपको डीपा मिल जाएगा, प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एक्ट मिल जाएगा, है ना, क्वारंटाइन वाला मिल जाएगा आपको, स्टोरेज वाला। ठीक है, ये आपको हॉर्टिकल्चर के अंदर मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स के अंदर आपको ये वेयर हाउस वाला मिल जाएगा। आपको ये सारे एक्ट फिर से आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ हम इसको डिटेल में चर्चा करेंगे आखिर में इसका पूरा जो है कच्चा चिट्ठा क्या है, इनके फीचर्स क्या हैं, सारी चीज़ें। लेकिन अभी हमने यहाँ पर एक इनलिस्टेड किया है इसको। इनलिस्टेड का मतलब होता है कि अभी अगर इंस्टेंट अगर आपसे कोई पूछ ले या एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सीड एक्ट कब आया, सीड रूल कब आया, या वेयर हाउस कॉर्पोरेशन एक्ट कब आया, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया, तो सीधे आपको एक पूरी लिस्ट आपके दिमाग में रहे कि हाँ ये सारा हमने एक साथ पढ़ा हुआ है। इसको भी आप क्रोनोलॉजिकली ऐड कर सकते हो, बना सकते हो नोट्स के अंदर। बाकी ये जितने भी एक्ट है फिर से दोबारा आपको पढ़ने को मिलेंगे जैसे जैसे हम आगे थ्योरी पढ़ते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू अभिनव कुमार। चीज़ें बेटर क्वालिटी के साथ अगर फ्री में दी जाए तो यही तो एक मेरे हिसाब से एक तरीका होता है मार्केट में रहने का और एक अच्छा काम करने का। ठीक है, तो पेड कोर्स तो सभी चलाते हैं, मैं भी चलाता हूँ, बट फ्री में पढ़ाने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ मार्केटिंग करना, बस अपने कोर्स के पोस्टर लगा दो कि हमारा ये कोर्स आने वाला है, ये कोर्स आने वाला, बस मार्केटिंग करो। नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। मेरा सोचना है कि कम से कम एक बार या फिर यूट्यूब पे बच्चा अगर हमारे पास आ रहा है तो चाहे तो यूट्यूब से भी पढ़ के एग्ज़ाम क्रैक कर ले, इतना होना चाहिए। मतलब मैं सेल्फिश नहीं बनना चाहता कि मैं सिर्फ कोर्स बेच के पैसा कमा रहा हूँ। मैं वो भी करना चाहता हूँ कि बच्चा खुद से पढ़ के, फ्री में पढ़ के भी एग्ज़ाम निकाल सकता है। बस उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जो, या फिर ऐसा प्लेटफॉर्म है या फिर कोई ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, सिंपल सा तरीका है। तो मैं यही एक बार करना चाहता हूँ अपने जीवन में, पहले भी कर चुका हूँ। MPREO के लिए जो रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की एग्ज़ाम निकली थी, पूरा कोर्स 150 लेक्चर फ्री पढ़ाया था। फिर से मैं ये सीरीज़ लेके आया हूँ, इस सीरीज़ को भी पूरा करवाएंगे। ठीक है, और पूरा जो जितनी भी तीनों बुक्स है वो पूरा करवाएंगे। और तीनों बुक्स कवर करवाने के बाद आप जो है लगभग किसी भी एग्ज़ाम के लिए 70 to 80% प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, आपको कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी बच्चे 200 400 500 का कोर्स मिलता है तो पढ़ लेते हैं कि सिस्टमेटिक उसी एग्ज़ाम की उसी सिलेबस की तैयारी हो जाती है। बट मेरा मानना है कि एक बार आप पढ़ लेते हो, उसके बाद आप सिलेबस उठाओ किसी भी एग्ज़ाम का, आपको कुछ अलग से टॉपिक दिखता है तो उसका यूट्यूब पे कंटेंट मिल ही जाता है। नहीं भी मिलता है बुक्स वगैरह का पढ़ के टेस्ट सीरीज़ लगा के आप पास कर सकते हो। मैं खुद ही अपना नुकसान कर रहा हूँ, बट भैया लाइफ में आपने क्या अचीव किया, दो चीज़ें मैटर करती है। या तो आपने बहुत सारा पैसा कमा लिया या फिर आपने बहुत सारा प्यार कमा लिया। ठीक है, तो प्यार भी ज़रूरी है और पैसा भी ज़रूरी है, तो दोनों चीज़ करना है भाई लाइफ में। प्यार भी कमाओ, पैसा भी कमाओ, दोनों चीज़ें हैं भैया। एक ऑप्शन तो दो बच्चों को कि हाँ यार मैं फ्री में भी पढ़ के निकाल सकता हूँ। आपने ऑप्शन ही नहीं दे रखा, बस मार्केटिंग ही मार्केटिंग चल रही है ना। आ रहे हो मार्केटिंग कर रहे हो चले जा रहे हो, आ रहे हो मार्केटिंग कर रहे हो चले जा रहे हो, या किसी एक पर्टिकुलर कोर्स के टॉपिक आप पढ़ा रहे हो ताकि बच्चा उस कोर्स में इनरोल करे। तो सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी बच्चा, मेरा सीधा सा कॉन्सेप्ट यही है। थोड़ा सा डिस्टर्ब था अभी लाइफ में, थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी फैमिली में, इस वजह से क्लासेस प्रॉपर नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब आपकी क्लास प्रॉपर चलेगी, जनरल एग्रीकल्चर कंप्लीट हो गया, आप इकोनॉमी पाएंगे, सिस्टमेटिक तीनों बुकों को मिलाकर पूरी सीरीज़ चलेगी। और ऐसा नहीं है कि मेरे भी कोर्स नहीं आते हैं। अभी जैसे राजस्थान में AAO का आया है तो उसका कोर्स आज ही लॉन्च हो चुका है,
आरपीएससी में सांख्यिकी अधिकारी का पोस्ट है वो भी हो चुका है। एमपी में एडीए का जो है फाउंडेशन शुरू किया है। एमपी के अंदर सारी एग्ज़ाम का फाउंडेशन हमने शुरू किया है। वहाँ डिटेल में उस एमपी के अकॉर्डिंग, उसके उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग, प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। यहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है, दोनों ऑप्शन है। चलिए बच्चा, एक इच्छा है अभिनव जी, आपकी क्या है? सिलेक्शन के साथ आपके पास आऊँ। आई एम स्टूडेंट ऑफ CSA यूनिवर्सिटी कानपुर लास्ट ईयर। थैंक यू अभिनव, आप सिलेक्शन लेके आओ, ऐसे भी आओ, कभी इंदौर आना हो, कभी आपका उज्जैन आना हो, महाकाल की नगरी में आना हो, तो उज्जैन से मेरा घर बहुत पास में है, ठीक है, तो कभी उज्जैन आना हो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपसे मिलूंगा। बिल्कुल, कोई भी मेरे से मिलना चाहता है मिल सकता है। अगर जब भी आपका उज्जैन आना हो, मध्य प्रदेश के अंदर उज्जैन, जहाँ पर महाकाल की नगरी है, महाकाल आपने सुना होगा, वहाँ पर आकर आप मुझे कॉल कर सकते हो, आप मुझसे मिल सकते हो। सिलेक्शन लेके आना ज़रूरी नहीं है कि आप सिलेक्शन लेके आके मुझसे मिलो, जब भी आपका आना हो आप मुझसे मिल सकते हो, ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। चलिए, और लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए कुछ सोचने या प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अच्छा करो हो जाता है। ठीक है बच्चा, ये एक्ट हमारे ख़त्म है, एक्ट ही बचे थे। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी, अब हम एग्रोनॉमी शुरू करने वाले हैं। बुक में आप पढ़ के आना, एग्रोनॉमी तीनों बुक में मिलाकर पढ़ के आना है। टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं मैं पढ़ाऊँगा, तो एक सिस्टमेटिक टॉपिक बन जाएगा, ठीक है। चलिए, और किससे कुछ पूछना है पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ हम क्लास को एंड करेंगे। अब जो बच्चे बोल रहा था ना कि सर व्यू नहीं आते हैं, कौन बोल रहा था? अजय राज जी, चाहर जी। कोई बात नहीं बच्चा, व्यू नहीं आ रहे, अब आएंगे। अब एग्रोनॉमी पढ़ेंगे, फिर सोयल साइंस पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है। जब कोई एग्ज़ाम आ जाएगी और बच्चों को, या फिर कोई ऐसा बच्चा है जिसको भाई मुझे पूरी, अभी मैं बीएससी में हूँ या थर्ड ईयर में हूँ, फोर्थ ईयर में हूँ, मुझे पढ़ना है पूरा एग्रीकल्चर, या मुझे अरुण कात्यायन पढ़नी है, या नेमरा सुंडा पढ़ना है, आर के शर्मा पढ़ना है, जब उन बच्चों के पास ये वीडियोस जाएंगे, वो पहुँचेंगे, तो पूरे के पूरी सीरीज़, पूरे के पूरे वीडियो जितने भी बनेंगे 100, 150, 200 पूरा पढ़ेंगे बच्चा, और पूरा पढ़ेंगे और अपनी अच्छी तैयारी करेंगे। सेमेस्टर की तैयारी भी होगी, साथ में कॉम्पिटिटिव की तैयारी भी होगी। चलिए बच्चों लोग, मिलते हैं कल से नए सब्जेक्ट के साथ, एग्रोनॉमी के साथ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।